हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको बिगफुट यानी यति की 4 डरावनी घटनाएं बताऊंगा, तो तैयार हो जाइए इन कहानियों के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो आप थोड़ा रुक के वीडियो को देखने के बाद भी ये सब कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये सब अभी कर देते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि अगली बार जब आप किसी यति से मिलेंगे तो वो आपको अपने हाथों से बना के एक काले खट्टे का गोला खिलाएगा। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो चलिए काले खट्टे के बारे में सोचते हुए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियाँ। आपने यति के बारे में तो सुना ही होगा। सब जानते हैं यति एक हिमालयन जीव है और उसकी कहानियां ज्यादातर भारत और नेपाल के हिमालयन भागों से आती है। पर कुछ लोग नहीं जानते कि इस चीज को यहाँ यूएसए में भी देखे जाने का कई लोगों ने दावा किया है। मैं आपको एक ऐसी ही घटना बताने जा रहा हूँ जहाँ मैंने ऐसा ही कुछ देखा था। एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि वो सब स्कीइंग करने जाने का सोच रहे हैं और अगर सब लोग राजी हो जाए तो ज़रूर जाना होगा। मैं खुद स्कीइंग और स्नो में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मैंने तुरंत हाँ कर दी जाने के लिए। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और मैंने अपने बॉस से बात करके 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली क्योंकि हम यहाँ पे पूरे हफ्ते के लिए जाने वाले थे। देखते ही देखते शनिवार आता है और हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। हम लगभग 4 घंटे ड्राइव करके अपनी स्कीइंग के रिजॉर्ट पे पहुँचते हैं और अगले 2 दिनों तक हम सारे दोस्त एक साथ बहुत सारी स्कीइंग करते हैं। तीसरे दिन जब मैं उठा तो मेरे बाकी के सब दोस्त बहुत ही थके हुए थे और वो सुबह के समय स्कीइंग करने नहीं जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही चला जाऊं और कुछ देर स्कीइंग करके वापस रूम में आ जाऊंगा। मैंने अपना सारा सामान लिया और मैं बाहर स्कीइंग करने निकल जाता हूं। आगे चलते हुए मुझे एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि ये ट्रेल खतरनाक है और इस पे स्कीइंग ना करें। मैं वहीं पे रुक के थोड़ी देर देखता हूँ। मुझे उस ट्रेल पे सब कुछ साधारण ही दिख रहा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था वहाँ जो कि ये बताए कि यहाँ कोई खतरा है। अब मैं उसी ट्रेल पे थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ। मैंने सोचा कि इस ट्रेल से अगर मैं पहाड़ के एकदम ऊपर चला जाऊँ और वहाँ से स्कीइंग की शुरुआत करूँ तो मैं अपने गोप्रो कैमरा में एक बहुत अच्छा वीडियो बना सकूँगा। धीरे धीरे चलते हुए मैं उस ट्रेल से ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ। मैंने ये भी सोचा कि अगर सच में ये जगह खतरनाक होती तो यहाँ रिसॉर्ट वालों ने और भी कुछ साइंस लगाए होते और हमें रिसॉर्ट में भी बताया जाता कि यहाँ जाना मना है। बहरहाल मैं ये सब सोचते हुए ही लगभग ऊपर पहुँच जाता हूँ, पर वहाँ मुझे कुछ गुफाएं जैसी दिखती है। ये जगह रिसॉर्ट के तो बहुत करीब थी, मगर एक ऐसी जगह पे थी कि शायद रिसॉर्ट में आने वाले लोग कभी इस जगह को ढूंढ ना सके। ऊपर जाते हुए मुझे एक धीमी सी गुर्राने की आवाज़ आती है। मैंने रुक के चारों तरफ देखा पर मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर मैंने भी सोचा कि इतने करीब आने के बाद अभी वापस मुड़ के जाने में कोई मतलब नहीं बनता और मैं ऊपर चलते हुए एकदम चोटी पे पहुंच जाता हूं। अपने ऊपर हंसते हुए मैंने ये सोचा कि ज़रूर मैंने ये गलत कुछ सुना होगा और मैं अपना गोप्रो चालू करके स्कीइंग शुरू करने ही वाला था कि मुझे फिर से वही गुर्राने की आवाज़ आती है। मुझे तभी वहाँ से निकल जाना चाहिए था, मगर मेरी एक आदत है और वो शायद बहुत से लोगों के साथ भी होता है। जब तक मैं चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं लेता तब तक मुझे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये है
कि मैं पीछे मुड़ के देखना चाहता था कि ये क्या है। मैं पीछे मुड़ता हूँ। मैंने जैसे ही पीछे देखा, मुझे कुछ दिखाई देता है। मेरे से कुछ नहीं तो 50 फीट दूर एक चीज खड़ी थी। ये जो भी था लगभग 7 फीट का था। इसके शरीर पर एकदम सफेद बाल भरे हुए थे, बिल्कुल बर्फ जैसे, और इसका चेहरा थोड़ा भूरे रंग का था। ये चीज अपने 2 पैरों पे खड़ी थी और मुझे देख के अपने सामने के दांत निकाल के फिर से गुर्राती है। मैं स्कीइंग चालू करता हूँ और मैं बस शायद 20 फीट दूर ही पहुंचा था कि मुझे एक जोर का धक्का लगता है और मैं गिर जाता हूँ। मुझे याद नहीं, पर कुछ देर में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई चीज खींचते हुए ले जा रही है और फिर से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आता है तो मैं एक अंधेरी गुफा में था और वहां पे कुछ लकड़ियां थी और आग जल रही थी। मैं अपनी आंखें ठीक से खोलता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ। मैं गुफा के अंदर ही था और मेरे सामने एक बॉनफायर जैसे कुछ जल रहा था। मुझे तभी याद आता है कि मैंने आखिरी बार उस चीज को देखा था और उसे देख के मैं भाग रहा था कि तभी मैं गिर जाता हूँ और अब मैं इस जगह पे हूँ। मैंने ये देखा कि मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जो निष्कर्ष निकल रहा था वो मुझे सच नहीं लग रहा था। अब ध्यान से मैंने चारों तरफ देख के ये समझने की कोशिश की कि इस वक्त दिन है या रात। मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितने देर तक बेहोश था। मुझे चारों तरफ ही अंधेरा दिख रहा था। मतलब या तो अभी रात का वक्त है और नहीं तो हम इस गुफा में बहुत ही अंदर की तरफ है जहां सूरज की रोशनी जरा सी भी नहीं आती है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे तरफ कुछ आके गिरता है। मैं जब उसे उठाता हूँ तो ये एप्पल्स थे। ये चीज़ मुझे एप्पल्स दे रही थी खाने के लिए, मगर अंधेरा इतना था कि वो मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे भूख बहुत ही लगी हुई थी तो मैं जल्दी से कुछ एप्पल्स खा लेता हूँ। मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये चीज़ मुझे मारना चाहती है या नहीं, और अगर ये मुझे मारना ही चाहती है तो ये मुझे कुछ खाने के लिए क्यों देगी। इन सब बातों को सोचते हुए बहुत वक्त गुजर जाता है। बीच बीच में ही मुझे उस चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा डर भी कम हो रहा था। मुझे पता नहीं कितने देर पर, लगभग 6 या 7 घंटे बाद मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी और मैंने देखा ये चीज़ घबरा के मेरे पास से भाग के गुफा में और अंदर की तरफ चली जाती है। अब मैंने फिर इसे ध्यान से देखा। ये भाग बिल्कुल किसी इंसान के जैसे ही रहा था और ये बिल्कुल सफ़ेद था, बर्फ के जैसा। जैसे ही ये अंदर भाग गया तो मैं भी चिल्ला के आवाज़ देने लगा कि मैं यहाँ हूँ इस गुफा के अंदर। थोड़ी देर में ही कुछ सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स आते हैं और मुझे वहाँ से वापस स्की रिजॉर्ट में ले जाया जाता है। मुझे पता चलता है कि मैं लगभग 24 घंटे से गायब हूँ, यानी उस गुफा में मुझे लगभग 1 दिन पूरा हो गया था रहते हुए। मैं पुलिस और बाकी के लोगों को पूरी बात बताता हूँ, पर वो लोग जैसे मेरा भरोसा ही नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं उस गुफा में आग जला के बैठा होता तो मेरे हाथ क्यों बंधे हुए थे, पर इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने एक चीज पे ध्यान दिया कि रिसोर्ट के लोग थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ जानते हैं और उस बात को छुपा रहे हैं। मुझे वहाँ से तभी एक पास के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और हमारी ये ट्रिप वही ख़त्म हो जाती है। वापस आके मैंने इस बारे में बहुत ढूंढा, मगर मुझे इंटरनेट पे कहीं भी इस जगह के आसपास
ऐसे किसी जानवर को देखे जाने की कोई घटना दिखाई नहीं देती है। मगर उसका क्या जो मैंने महसूस किया कि रिजॉर्ट के लोग भी कुछ छुपा रहे हैं। बहरहाल इसके बाद हम उस रिसॉर्ट पे तो कभी स्कीइंग करने नहीं गए और मैं कभी भी वहां जाना नहीं चाहता। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम सुरेश है और ये कहानी मुझे मेरे दादा ने बताई है। मेरे दादा भले ही अपनी जवानी में यूएसए में आ गए थे, मगर उनका बचपन नेपाल में गुजरा है। मेरे दादा का परिवार बहुत गरीब था और उनका पेशा बकरियां चराना हुआ करता था। ये लोग बहुत मेहनती थे और इनके मवेशी ही इनका सब कुछ थे। इनका परिवार और गांव के बाकी के लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत गरीब थे और अपने मवेशियों को वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक बार इस गांव में कुछ हो जाता है। मेरे दादा छोटे थे और उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ था, पर उनका सारा परिवार अपने जानवरों के साथ ये गांव छोड़ देता है और दूसरे किसी गांव में बसने के लिए निकल पड़ता है। ये परिवार जहां जाने वाला था वो लोग हमारे ही रिश्तेदार थे और उन्हें पता था कि मेरे दादा का परिवार वहां आने वाला है। उनको ये सफर तय करने में 2 या 3 दिन लगते अगर मौसम खराब होता तो। मगर 5 दिनों के बाद जब वो लोग नहीं पहुंचे तो हमारे रिश्तेदार 2 लोगों को उस रास्ते पे भेजते हैं ये पता करने के लिए कि दादाजी के परिवार के साथ क्या हुआ है। वो लोग जब 1 दिन तक चलने के बाद एक जगह पे आते हैं, वहां उन्होंने देखा कि सफेद बर्फ पे लाल खून फैला हुआ था। वो समझ गए कि ये बहुत ही गलत किसी चीज के तरफ इशारा कर रहा है और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उसी तरफ वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहां से लगभग 2 मिनट चलने के बाद उन्हें जो दिखाई दिया वो नजारा दिल दहला देने वाला था। वो देखते हैं कि वहां कुछ नहीं तो 20 से ज्यादा बकरियां, गाय, भैंसे और 4 इंसानों की लाश पड़ी हुई थी। ये सारी लाशें इतनी खराब स्थिति में थी कि उन लोगों का दिल दहल जाता है और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं थोड़ा आगे एक चीज बैठी हुई थी। ये चीज एकदम सफेद थी और किसी इंसान जैसी ही दिख रही थी। इसके पूरे शरीर पर सफेद बाल भरे हुए थे और ये बैठ के एक बकरी को खा रही थी। वो दोनों बहुत ही शांति से धीरे धीरे पीछे की तरफ हो जाते हैं जब तक कि वो इस चीज की आंखों के सामने से निकल नहीं गए। वो दोनों भागते हुए वहां से कुछ दूर चले जाते हैं और फिर तय करते हैं कि गांव जाके और लोगों के साथ यहाँ आएंगे। गांव जाते वक्त उन्हें रास्ते पे मेरे दादाजी और उनकी छोटी बहन मिलती है। वो दोनों किसी तरह से उस चीज के हमले से बच गए थे और भागते हुए वहां से दूर आ गए। गांव में आने के बाद मेरे दादा ने सबको पूरी बात बताई। वो कहते हैं कि पहला पूरा दिन चलने के बाद वो लोग एक जगह पे रुकते हैं और वहां अपने सारे मवेशियों को बांध के रात में सो जाते हैं। दादा ने रात को जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनी और पूरा परिवार नींद से जग जाता है। वो देखते हैं कि उनके सामने एक के बाद एक सारे जानवर मारे जा रहे थे और ये काम कौन कर रहा था पहले तो किसी को ये समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने एक चीज आके खड़ी होती है। ये चीज सफेद थी और बहुत लंबी थी। इसके दांत नुकीले थे और ये किसी इंसान जैसी ही लग रही थी। बस ये फर्क था कि इसके शरीर पे पूरे सफेद बाल भरे हुए थे। मेरे दादा कहते हैं कि उनके बड़ों ने दादा और उनकी छोटी बहन को वहां से भाग जाने के लिए कहा और उनको ये बताया कि जब तक सुबह न हो जाए वो लोग भागते रहे। दादा को और तो कुछ याद नहीं था, इसलिए उन्होंने बस इतना ही सारे परिवार को बताया। वो
और भी बताते हैं कि गांव से लगभग 20 जवान शिकारी उसी जगह पे पहुंचते हैं उन लाशों को उठाने और उस चीज को ढूंढने के लिए, मगर उनको वहां वो चीज नहीं मिलती है। बस मिलती है तो उसके पैरों के कुछ निशान, जो कि एक गुफा के सामने जाके खत्म हो जाते हैं। उस जगह पे 20 शिकारी थे, मगर वो सब जानते थे कि गुफा के अंदर जाके इस चीज से लड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है, और उनमें से कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वो उन 4 लाशों को उठा के गांव ले आते हैं और वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मेरे दादा अपनी पढ़ाई खत्म करके यूएसए में आ गए थे और वो अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी ले आए थे। मेरे दादा आज भी जब उस रात की घटना को बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, ये सोच के कि कैसे एक यति ने उनके पूरे परिवार को उनके सामने मार दिया। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम गैब्रियल है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। पेशे से मैं एक साइंटिस्ट हूँ और हम लोग केमिकल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। एक बार मैं ओजार्क माउंटेन्स नामक एक जगह पे 3 दिन की रिसर्च के लिए गया था। यहाँ मुझे माउंटेन की अलग अलग जगह से सैंपल लेने थे ताकि उनके ऊपर रिसर्च हो सके और हमें पता चले कि वहाँ कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। पहले दिन मैं बेस कैंप से 3 घंटे हाइक करके पहली जगह पे आता हूँ। यहाँ आके मैंने सैंपल कलेक्ट किए और अगली जगह के लिए निकल पड़ता हूँ। इस जगह पहुँचने के लिए मुझे 2 घंटे और हाइक करनी थी। मैंने रास्ते में एक बहुत ही अजीब बात देखी। रास्ते पे मुझे पैरों के निशान दिख रहे थे और ये पैरों के निशान बहुत ही बड़े थे। मैं खुद 7 फीट का हूँ और मेरे जूते का साइज 15 है और इनके सामने मेरे पैरों के निशान किसी बच्चे के लग रहे थे। मैंने सोचा जरूर यहाँ कोई बड़ा जानवर होगा और ये उसके ही पैरों के निशान है। मैं बता दूं कि मेरे पास हर वो सामान था जिसे मैं अपने आप को किसी भी खतरे से बचा सकूं, तो मुझे कुछ ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। चलते हुए मैं अगली जगह पे पहुंचता हूं और वहां से भी सैंपल कलेक्ट करने के बाद बेस कैंप की तरफ जाने लगता हूं। मुझे अपने कैंप जाने में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे और मेरा पूरा सफ़र दिन के उजाले में ही होने वाला था। नीचे जाते हुए मुझे कभी कभी ये एहसास हो रहा था कि जैसे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ और जैसे कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने लगभग 2 घंटे की हाइक पूरी कर ली थी और तभी मुझे अपने पीछे से एक गुर्राने की आवाज़ आती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और वहाँ कुछ नहीं था। मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चलते हुए वापस अपने कैंप में आ जाता हूँ। मैं बता दूँ कि मेरा कैंप भी एक टेंट ही था जो कि मैंने वहाँ बनाया था और फिर वहाँ से थोड़ी दूर मेरी गाड़ी खड़ी थी। अब धीरे धीरे अंधेरा होता है और मैं अपने दोनों सैंपल को एक जगह रखता हूँ और फिर बाहर आके एक कैंप फायर जला लेता हूँ। मुझे कैंपिंग करने का बचपन से ही बहुत शौक था, तो ऐसे कामों में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं अपने साथ फिश लाया था और अब मैं उस आग पे अपनी फिश पकाने लगता हूँ। मैं कुछ नहीं तो 4 फिश पकाई होंगी मैंने, और साथ ही साथ मैं अपने साथ लाई हुई स्कॉच भी पी रहा था। मैंने कुछ नहीं तो बस 2 पैग ही पिए होंगे और फिर मैं झाड़ियों में वॉशरूम करने जाता हूँ और वापस आके मैंने देखा कि मेरी मछलियाँ वहाँ से गायब थी। मैंने बस एक ही मछली खाई होगी, तो बाकी की मछलियाँ कहाँ गई। मैंने सोचा या तो मैंने 4 मछलियाँ पकाई नहीं थी या फिर मैं चारों खा गया था। बहरहाल रात को मैं सो जाता हूँ और सीधा अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरी नींद खुलती है।
सुबह उठ के मैंने ब्रश किया और अपने दिनचर्या के सारे काम किए। उसके बाद जब मैं कैंप फायर के पास जाता हूँ तो मैंने देखा वहाँ एक मछली पड़ी हुई थी जो कि मैंने खाई थी, और ठीक उसके बगल से ही मुझे कदमों के निशान दिखाई देते हैं। ये वही कदमों के निशान थे जो कि मुझे ऊपर पहाड़ पे दिखे थे। मैं उन निशान को देखते हुए जाता हूँ तो मैंने देखा वो मेरे कैंप से होते हुए बगल की झाड़ियों में घुस गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि वहां मुझे 3 खाई हुई मछलियां दिखती है। कल रात मैंने शराब जरूर पी थी, मगर मैंने इतनी नहीं पी थी कि मुझे ये याद नहीं होगा कि मैं झाड़ियों में जाके मछलियां फेंक के आया था या नहीं। और तो और ये पैरों के निशान ये तो मेरे नहीं थे। अब मैं थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ और इस बात पे विचार करता हूँ कि क्या मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए या फिर अपने काम को मैं पूरा करके वापस जाऊँ। वैसे हूँ तो मैं एक साइंटिस्ट, पर किसी भी तरह मैं अपने मन से यह डर हटा नहीं पा रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझे अंधेरे से देख रही है। आखिरकार मैंने ये सोचा कि वापस जाके भी क्या मैं अपने बाकी के साइंटिस्ट दोस्तों को ये बता पाऊंगा कि मेरा पीछा शायद कोई बिगफुट कर रहा था। और ये सोच के मैंने तय किया कि मैं अपना काम पूरा ख़त्म करके ही यहाँ से जाऊँगा। तैयार होके मैं अपने कैंप से मैप देता हूँ और मैप को देखते हुए उन 2 जगह को मार्क करता हूँ जहाँ मुझे आज जाना था। अपना सारा सामान लेके मैं आज की हाइक के लिए निकल जाता हूँ। पूरे दिन भर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर मुझे वो एक अजीब एहसास हमेशा ही हो रहा था कि मेरे आसपास कुछ तो है जो कि मुझे देख रहा है। आज मुझे कहीं भी कदमों के निशान दिखाई नहीं दिए सिवाय मेरे खुद के, और इस बात से मुझे ज़रा अच्छा लगा। शाम होते होते मैं अपने कैंप में पहुंच जाता हूँ और वहां आके मैंने जो देखा मेरे होश पूरे उड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ मेरा कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मेरा टेंट पूरा टूटा हुआ था और टेंट के अंदर का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। एक चीज़ मुझे दिखती है कि खाने का जितना भी सामान था वो सब बाहर था और खाया हुआ लग रहा था। मेरी अब वहाँ रहने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी और मैंने जो भी सामान मिल सके उसे अपनी गाड़ी में डाला और वहाँ से निकल गया। वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर जाने के बाद मुझे कुछ घर दिखते हैं, जैसे कि वो एक कोई छोटा सा गांव हो, और वो लोग मुझे हाथ दिखा के मेरी गाड़ी को रोकते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और मैंने उनको सारी बात बताई कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और मेरे साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है। उन लोगों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया, ये पुष्टि करके कि उस पहाड़ी पे एक बिगफुट को देखा गया है पिछले कई सालों से, और ये कि उस गांव के लोग भी उस पहाड़ी पे कभी नहीं जाते। गांव वालों से बात करके मैं वापस अपने घर आ जाता हूँ। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरे साइंटिस्ट कलीग्स मेरा विश्वास कभी नहीं करेंगे। मैंने सबसे ये कहा कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। कई सालों तक इस बारे में सोचने के बाद मैंने आज ये कहानी इंटरनेट पे लोगों के साथ बांटी है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं ये कहानी ऐसे ही लोगों के साथ बांटना चाहता था जो कि मेरा मजाक न उड़ा के मेरी बात का विश्वास करें। आइए सुनते हैं आज की चौथी कहानी। मेरा नाम है जूलियन और ये मेरी कहानी है। हमारे परिवार में अभी हम 3 भाई हैं। मैं, मेरा बड़ा भाई डेविड
और मेरा सबसे छोटा भाई एडम। हमारे परिवार का ओजार्क माउंटेन में एक कैबिन है और हम तीनों भाई कई सालों तक वहां नहीं गए थे। हमारे माता पिता की मौत उसी कैबिन में हुई थी। मैं उसे मौत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक शाम जब मेरे माँ और पापा घूमने निकले थे और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं लौटे। हम तीनों ही उस वक्त बहुत छोटे थे और डेविड सिर्फ 11 साल का था। हम रात भर इंतज़ार करते रहे, मगर माँ और पापा वापस नहीं आते हैं। फिर सुबह डेविड बाहर जाके पुलिस को कॉल करता है और एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है। 15 दिनों तक ये ऑपरेशन चला, पर माँ और पापा का कोई भी पता नहीं चलता है और हम उसके बाद अपने चाचा के साथ रहने चले जाते हैं। आज इस बात को 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हम तीनों भाई अपना खुद का अलग अलग काम करते हैं। डेविड एक इंजीनियर है, एडम एक डॉक्टर है और मैं खुद एक स्टोरी राइटर हूँ। वैसे मेरी कई सारी स्टोरीज पब्लिश हो चुकी है, मगर मैं अपना पूरा नाम नहीं बताऊंगा कानूनी कारण की वजह से। अब एक दिन हमें डेविड कॉल करता है और हम तीनों भाई शाम को एक पब में मिलते हैं। हम बियर पिए जा रहे थे और शाम से रात हो जाती है और तभी मैंने माँ और पापा की बात की। हम तीनों अपनी अपनी याददाश्त से बता रहे थे कि उस रात की कौन सी बात हमें याद है, और फिर तीनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम तीनों ये कहते हैं कि माँ और पापा को याद करने के लिए हमें फिर से उसी केबिन में जाना चाहिए जहां हमने उनके साथ वो आखिरी के कुछ पल बिताए थे। हम तीनों ये तय करते हैं कि अगले दिन सुबह ही हम ओजार्क माउंटेन्स के लिए निकलेंगे और वहां एक हफ्ते रहकर हम एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे। सुबह होती है और सुबह के लगभग 11 बज रहे थे और तभी मुझे मेरे फ़ोन पे डेविड का कॉल आता है। उसने मुझे कहा कि वो और एडम 1 घंटे में मेरे घर आ रहे हैं गाड़ी लेके, ताकि हम सब केबिन में जा सके। उन दोनों ने अपने अपने काम की जगह पे छुट्टी ले ली थी और मैंने जैसे कहा, मैं पेशे से राइटर हूँ तो मुझे किसी से भी छुट्टी नहीं मांगनी थी। अगले 1 घंटे में मैं अपना सारा सामान पैक करके तैयार हो जाता हूँ अपने भाइयों के साथ एक हफ्ता गुजारने के लिए। डेविड मेरे अपार्टमेंट के नीचे आके गाड़ी का हॉर्न बजाता है और हम तीनों अगले 7 घंटों तक ड्राइव करके अपने कैबिन पे पहुंच जाते हैं। हम अपने साथ टेंट्स भी लाए थे, क्योंकि हम जानते थे वो कैबिन इस वक्त रहने लायक नहीं होगा। 25 सालों तक वहाँ कोई नहीं गया है और पता नहीं अभी उस जगह की क्या हालत होगी। हमने देखा कि जगह इतनी बुरी नहीं लग रही थी और हम तीनों अगर अगला पूरा दिन सफाई में गुजारते हैं तो इस जगह को नए जैसा बनाया जा सकता है। उस रात हम तीनों ने कैबिन के बाहर एक कैंप सेटअप किया और एक कैंप फायर भी जला ली। हम अपने साथ काफ़ी खाने पीने का सामान लाए थे, क्योंकि ये कैबिन जिस जगह पे है वहाँ से करीबी टाउन कुछ नहीं तो 20 किलोमीटर दूर था, तो हम उस हिसाब से ही तैयारी करके आए थे। मेरे साथ मेरा रॉटवाइलर कुत्ता बेयर भी आया था। ये बहुत ही बड़ा कुत्ता है। कभी कभी तो डेविड और एडम भी इससे डर जाते हैं। हम तीनों ही कैंप फायर जला के शाम में बाहर बैठे हुए थे और विस्की के मज़े ले रहे थे। हमने तभी देखा कि बेयर झाड़ियों में देख के जोरों से गुर्राने लगा। हम तीनों उसी तरफ देखने लगे कि कहीं कोई जंगली जानवर तो यहाँ घूमते हुए आ नहीं गया है, मगर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेयर थोड़ी देर और वहाँ देख के गुर्राता है और फिर वो चुप हो जाता है। हम भी अपनी विस्की और खाना ख़त्म करके रात को टेंट्स में सो जाते हैं। हम सुबह की पहली किरण के साथ उठते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत काम करना था। डेविड जब बाहर निकलता है तो वो हम दोनों को भी उठा के बाहर बुलाता है।
हमने देखा बाहर के बाहर से लकड़ियां गायब थी। मैं बता दूं कि पिछले शाम को हमने बहुत सी लकड़ियां काटी थी जो कि अगले कई दिनों तक इस्तेमाल की जानी थी, मगर अभी वहां से सारी लकड़ियां गायब थी। हम तीनों को ही अच्छे से याद था कि ये लकड़ियां कहाँ रखी थी, पर अभी वो वहां नहीं दिख रही थी। हम तीनों को भी और एक बहुत अजीब बात लगती है, क्योंकि एक दिन पहले ही बहुत बर्फ गिरी थी, तो जमीन पे हम सबके पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। हमें यहाँ 4 पैरों के निशान दिख रहे थे और एक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये निशान लग तो किसी इंसान की तरह ही रहा था, पर हम तीनों के पैरों से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हम इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हैं और पूरे दिन हम अपने कैबिन को साफ करने में लग जाते हैं। अगले 2 दिन गुजर जाते हैं और हम तीनों भाई केबिन में रह के बहुत मजे कर रहे थे। हमें पहले दिन के बाद कुछ भी अजीब न सुनाई दिया और न ही दिखाई दिया, सिवाय बेयर के व्यवहार के। वो हमेशा ही डरा डरा दिख रहा था और मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहता था। मैंने जैसे कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा रॉटवाइलर कुत्ता है जिसे बहुत खतरनाक और बहादुर माना जाता है, पर पता नहीं क्यों इसका व्यवहार ऐसा था। अब हम 5वीं रात कैबिन के अंदर बैठ के बियर पी रहे थे। हमने फायर प्लेस में आग भी जला के रखी थी और उसके पास ही बैठे हुए थे कि अचानक बेयर बहुत जोरों से भौंकने लगता है और हम भी उसे उस तरह भौंकते हुए देख के थोड़ा चौंक जाते हैं। मैंने देखा बेयर एक सोफे पे खड़ा था और खिड़की के बाहर देख के भौंक रहा था। मैं तुरंत वहां जाता हूं और बाहर देखने की कोशिश करता हूं, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। डेविड मेरे पास आता है और जब उसने बाहर देखा तो चिल्ला के एडम से कहा कि रूम की लाइट अभी के अभी बंद कर दे। मैंने जब डेविड से पूछा कि उसने ये क्यों कहा, तो उसने मुझे अपनी आंखों से बाहर एक पेड़ की तरफ इशारा करके देखने कहा और मैंने देखा वहां कुछ खड़ा था, कुछ लंबा सा और सफेद। ये चीज दिख तो किसी इंसान की तरह ही रही थी, पर मैं ठीक से तो नहीं कह सकता अगर ये इंसान थी या नहीं। इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और जैसे कि जल रही हो, और ये सीधा हमारे ही तरफ देख रहा था। हम दोनों खिड़की से हट जाते हैं और कमरे के बीचों बीच आके बैठ जाते हैं। हम तीनों अपने साथ गन्स भी लाए थे और तुरंत उनको निकाल के हम तैयार हो गए थे इस चीज का सामना करने के लिए। पूरी रात बीत जाती है और हम तीनों जरा भी नहीं सोते। सुबह होते ही हम अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। हम तीनों जब केबिन के बाहर आए तो हमने देखा कि पूरे केबिन के चारों तरफ बड़े बड़े पैरों के निशान थे और ये वही निशान थे जो हमने पहले दिन देखे थे। अब हमें पूरी बात समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो इस चीज ने ही उस दिन हमारी सारी काटी हुई लकड़ियां चुराई हो और कल रात भी पता नहीं क्यों वो वापस हमारे यहाँ आया था। हम गाड़ी चालू करते हैं और ओजार्क माउंटेन छोड़ के वापस अपने शहर में आ जाते हैं। आज इस घटना को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और मुझे ये बात कई बार महसूस हुई है कि ये चीज क्या थी। अगर मैं अपनी आंखों का विश्वास करूं तो उस रात मैंने जो देखा वो एक बिगफुट था, मगर क्या बिगफुट सच में होते हैं? अगर नहीं तो फिर ये क्या था? ये कोई इंसान तो जरूर नहीं था। डेविड और एडम दोनों ही इसे कोई भालू मानते हैं, मगर मैं खुद पहले जू में काम कर चुका हूं और भालू के पैरों के निशान ऐसे बिल्कुल नहीं होते। बहरहाल शायद मैं और मेरे भाई इस बात पर एक मत कभी ना हो पाए कि हमने उस रात क्या देखा था, मगर एक बात हम तीनों ही अब मानते हैं कि हो ना हो हमारे माता पिता के खोने में इस चीज का कोई न कोई हाथ तो
जरूर था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको बिगफुट या वेंडिगो की और भी कहानियाँ सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन वीडियो को क्लिक करें और इन कहानियों को ज़रूर सुनें। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।